मुस्लिम लीग के लेख छप गए या फिर दोनों के बीच में कोई मिली भगत है, इस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। लेकिन जिस तरीके से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही हैं, वो एक बड़ा मुद्दा हो गया है। चाहे मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीकर मरने वाले लोग हों या फिर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे लोग हों, और दूसरी ओर जो लोग इस मामले का खुलासा कर रहे हैं उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी आज खबरें हैं जो ब्रेकिंग खबरें हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे, उनके बारे में जानकारी भी आपको देंगे। और लेकिन जो बहुत बड़ा मुद्दा आज का है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच ये क्या कुछ चल रहा है। क्या केरल में चुनाव जीतने के लिए कुछ खास रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर किसी गलती की वजह से हो गया है? पहले जानते हैं कि मामला क्या है कि और कैसे बीजेपी के जो जिसको मुखपत्र जिन अखबारों को कहा जाता है, मामला तो ये जो समझ में बीजेपी का समर्थक अखबार है और उसका नाम है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि जो है उसका उत्तरी केरल के दो जिले कोझिकोड और कन्नूर, इसके संस्करणों में संपादकीय पन्ना पूरी तरह बदल गया और उस पन्ने पर मुख्य लेख जो था वो मुस्लिम लीग केरल और प्रमुख सैयद सादिक अली शिहाब थंगल का था, जिसमें उन्होंने साल 2025 की समीक्षा की थी। अब ये हुआ कैसे होगा, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बहुत से अखबार समीर जी एक ही प्रेस में छपा करते हैं और वो प्लेट लगी होगी मुस्लिम लीग की और वो मुस्लिम लीग के अखबार की प्लेट जो है वो उतारना भूल गया होगा मशीन मैन। यानी एक ही प्रेस में मुस्लिम लीग और बीजेपी के अखबार छप रहे हैं। हाँ, वो तो छप रहे हैं। वो तो मुझे समीर जी याद पड़ रहा है कि ये जो मुस्लिम लीग का जो अखबार निकला करता था आज़ादी के आंदोलन से पहले, मतलब देश के बंटवारे से पहले, बल्ली मारान या पुरानी दिल्ली में कहीं पे था, मुझे ध्यान पड़ रहा है, शायद RS गोयल थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उसको RSS ने खरीदा। तो ये तो खैर इनके रिश्ते पुराने हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहते हैं। जिन्ना की मज़ार पे हो ही आए थे अपने अडवाणी जी, जसवंत सिंह ने बाकायदा किताब भी लिख दी थी और उन्हें सेकुलर होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। मोदी जी के गुरु जो हैं अडवाणी जी ने, उन्होंने, कि मोदी जी अडवाणी जी के शिष्य हैं, ये बताते भी हैं उनके शिष्य हैं, उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ जो मामला है समीर जी, ये जन्मभूमि और चंद्रिका जो है, ये कई, अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया भी है कि ये मानवीय चूक थी, कोई राजनीतिक चाल नहीं बल्कि मानवीय चूक थी, क्योंकि जन्मभूमि और चंद्रिका समेत कई समाचार पत्रों की प्लेट्स जो हैं एक ही प्राइवेट सेंटर पर तैयार की जाती हैं। तो अब ये एक ही प्राइवेट सेंटर पर अगर तैयार की जाती हैं तो ये भी है कि भाई कि दोनों को रसोई से, एक ही रसोई से खाना आता है। लेकिन एक ये भी तो बात है कि अगर वो मानवीय भूल हुई, छप गई होगी, तो छपने के बाद भी तो देखा तो जाता ही होगा ना। बात असली यही है, बात असली यही है कि छपने के बाद आपने जो है संपादकीय टीम ने उसकी पहली कॉपी तो देखी जाती है ना। भले ही जो है 200-250 कॉपियां बर्बाद हो जाती हैं दोबारा से मशीन चलाने में, लेकिन जो छप के आता है वो देखा जाता है। प्लेट का जो, इतना ही नहीं समझिए, प्लेट से पहले उसके बाद उसका छोटा प्रिंट निकाला जाता है, वो छोटा प्रिंट देखा जाता है। तो आखिर कैसे जो था वो छोटा प्रिंट निकला, वो भी बाईपास हो गया और फिर अखबार छप गया और सेंटर्स में पहुंच भी गया, बच भी गया जी। तो तब तक आपने नहीं देखा। तो ये अब या तो ये कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे बीजेपी की बात है चाहे मुस्लिम लीग की बात है, या तो ये है फिर तो बीजेपी और मुस्लिम लीग की बात एक ही है, ये समझ के जो था वो। और इसको लेकर सीपीएम ने काफी तंज भी किया है, सीपीएम ने बहुत ज्यादा तंज किया है इसको लेकर समीर जी। तो ये समझा जा सकता है कि ये किस तरीके से ये सामने आया, और सीपीएम ने जो उसको लेकर बहुत ज्यादा गर्व कहा कि भाजपा मुस्लिम लीग का जो है ये गुप्त गठबंधन हो गया है, ये सीपीआईएम ने ये कहा है। अब वो चाहे मानवीय भूल हो, लेकिन मानवीय भूल के बाद भी वो वहां पर जिम्मेदार लोगों के हाथ में वो कॉपियां जाती हैं अखबारों की, पर वहां भी अगर किसी ने नहीं देखा। और ये भी अमलेदु जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं किसी छोटे से एक जगह पर कोने में कहीं कोई एक खबर छप गई हो, बाकायदा संपादकीय पन्ना तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और समीर जी, अखबार की जो वैचारिकी है, अखबार की लाइन क्या, उसको संपादकीय पन्ना ही तय करता है। जी हाँ। तो उस संपादकीय पन्ने को भी अगर आप नहीं देख रहे हैं और आप जो बीजेपी के मुखपत्र होने का दावा करते हैं, या आप एक तरह से कहा जाए बीजेपी का आप जो है सबसे ज़्यादा समर्थक होने का दावा करते हैं और आपका चला जाए तो समझ में नहीं आता। तो ये है समीर जी बिल्कुल। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर सीपीआईएम जो वहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने जमकर निशाना साधा है कि बीजेपी और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर एक आघोषित कोई गठबंधन है या उनके बीच की
जो जुगलबंदी है वो दिखाई पड़ रही है। अब ये है या नहीं है, लेकिन ये मानवीय भूल के स्तर से ऊपर जाकर ये गलती हुई है, और उस गलती को अगर नहीं पकड़ा गया है तो फिर ऐसा क्यों है? क्या जानबूझकर बीजेपी का जो मुखपत्र है वो उसको छापने वाले लोग चाह रहे थे कि ये संपादकीय यहाँ पर छपे, ये वहाँ उनके आर्टिकल यहाँ पर छपे, या फिर गलती हुई? चूंकि उसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया, मुझे लगता है अमलेंदु जी, उन अखबारों की ओर से। हाँ, हमने अभी तक तो नहीं देखा समीर जी, खास तौर से कि अगर इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण आया हो या बताया गया हो कि ये तकनीकी भूल हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने जरूर कहा है अपनी, लेकिन उसकी वो अपनी रिपोर्ट है कि ये तकनीकी खामी है, और चूंकि तकनीक खामी इसलिए कि भाई एक ही जगह सब पेपर्स तैयार होते हैं, तो ये उनका अपना कहना हो सकता है कि उनका एक ही जगह तैयार होते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह तैयार होते हैं तो इस तो सवाल ये भी उठता है कि भाई एक ही जगह तैयार क्यों होते हैं दोनों के, पहली चीज़ ये। और दूसरी, अगर एक ही जगह तैयार होते भी हैं तो फिर आपने उसको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपने उसको देखा क्यों नहीं? तो ये सवाल तो उठेंगे, तो बिल्कुल ये सवाल उठेंगे, और ये सवाल उठ रहे हैं, वहां पूछा भी जा रहा है। और पिछले दिनों जिस तरह से निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, तो काफी उत्साहित दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कुछ हो रहा है? और कहा भी है कि वहां पर नई ऊर्जा के साथ बीजेपी लगेगी। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, तिरुवनंतपुरम में जीत भले हासिल हो गई है, उसके पीछे भी दूसरे कारण बताए जा रहे हैं, पर वहां बीजेपी उत्साहित दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये क्या मुस्लिम लीग के साथ कोई उनका अघोषित समझौता है? बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी के अघोषित समझौते की बातें की जाती हैं, बीजेपी की बी पार्टियां बताई जाती हैं, तो क्या केरल में उसी भूमिका में मुस्लिम लीग नजर आ रही है बीजेपी के लिए? हाँ, हो सकता है उस भूमिका में नजर आ रही हो समीर जी कि उनके लिए काम करते हों। और हालांकि हम लोगों ने देखा है कि बिहार में किस तरीके से काम किया गया और राज्यों में किस तरीके से काम किया गया, तो ये आता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई संबंध तो पुराने हैं दोनों के, मतलब मुस्लिम लीग के और बीजेपी के जो फोर फादर्स आप कह सकते हैं उनको, वैचारिक तौर पे जो है उनके संबंध पुराने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो फजलुल हक मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी थे और अंग्रेजों को सलाह दे रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस तरीके से कुचला जा सकता है। तो ये पुरानी बातें सब आती हैं और ये बार बार सामने निकल कर आ जाती हैं, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ठीक ठाक जो है इसमें बीजेपी की कान खिंचाई हो गई है। भले ही वो मानवीय चूक हो या कोई सी भी चूक हो, लेकिन जो दुरभिसंधि कही जाती है वो एक बार सामने आ गई। जी बिल्कुल, और रणनीतिक स्तर पर बीजेपी एक तरीके से वहां केरल में घिरी है। ये वो अखबार है जिसमें है वो, और मलयालम में वो भाषा में, उसमें मुस्लिम लीग के लेख छपे हुए हैं, जो वहां पर उनकी पार्टी के नेताओं के जो संपादकीय है वो उनके अपने आर्टिकल छपे हुए हैं। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर घिरी हुई है। लेकिन यहां बीजेपी की सरकारें, केरल में तो बीजेपी की सरकार नहीं है और सरकार से बहुत दूर भी है, वहां उतना प्रभाव भी उसका नहीं है, और उसी प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में है। अब वो जानबूझकर ये भूल की गई है या फिर ये भूल हो गई है, ये देखा जाएगा जब उधर से या तो बीजेपी की तरफ से या उस अखबार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इसको लेकर आता है। लेकिन अभी तो निश्चित तौर पर वो घिरी रहेगी और सीपीआईएम जमकर हमलावर है इस समय कि मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी का एक अघोषित समझौता है, जो ये दिखाई पड़ रहा है। खैर, जहां बीजेपी की सरकारें हैं जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। इंदौर में जिस तरह से वहां गंदा पानी पीकर, कहा इंदौर देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है भी, कई बार वो सर्वश्रेष्ठ सबसे साफ शहर के रूप में उसको पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन वहां गंदा पानी पीकर लोगों की जान जा रही है। और वहां पर जो शहरी विकास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, किस तरीके से सवाल पूछने पर भड़क गए थे और एक तरीके से अशोभनीय भाषा शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन उसको लेकर अब पूरी सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब इंदौर जैसे जो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, राजधानी भोपाल से भी ज़्यादा वहाँ ये हाल है, तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा? सुनेंगे क्या कह रहे हैं हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में भी वहाँ की बीजेपी सरकार गिरी है, उसकी भी बात करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं हरीश रावत, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है इंदौर में, और सरकार वहां पर मध्य प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है और आम लोगों को उसका क्या फायदा मिल रहा है। उन्होंने बड़ी एक तल्ख टिप्पणी की है, सुनते हैं क्या कहा। कई बार अवार्ड मिला अच्छे शहर के लिए, साफ सफाई के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ खराब पानी पीने से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 6 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हाँ, यदि पानी का स्तर इतना खराब है कि उसके पीने से लोग मर रहे हैं और जिंदगी
के लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो फिर तो जो उनको पुरस्कार मिल रहे हैं और जिस तरीके का नाम है इंदौर का, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। और यदि इंदौर नगर निगम उसको ठीक कर सकता है तो नगर निगम काम वो उसको सुधारे पेयजल की स्थिति को, क्योंकि ये एक प्रकार से इंदौर के अच्छे नाम पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। मंत्री हैं, करती हैं और कोई भी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इतने बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो रहे हैं। पानी जो रोज का काम है, उस पानी में इतनी गिरावट थी कि लोगों की जान जा रही है। और जब इंदौर में है तो मध्य प्रदेश में और जगह क्या स्थिति होगी, ये और विचारणीय प्रश्न है। और बल्कि विजय वर्गीय जी को केवल इंदौर की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो पूरे मध्य प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। और वहाँ के पेयजल का फिर से सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर से उसका मापन होना चाहिए कि हेल्थ के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब जगह जो मानक हैं इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही हो। जब इंदौर में ऐसा हो सकता है तो फिर भोपाल में, उज्जैन में, दूसरे शहरों में। तो ये जब इंदौर में ये हाल है तो फिर दूसरे शहरों क्या होगा। और कैलाश विजयवर्गीय वहीं के विधायक हैं, उसी इलाके के भगीरथपुरा में जहां ये घटना हुई है, और राज्य के शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा भी मांगा है। इस्तीफे तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आखिर कोई तो जिम्मेदार भी होगा। किस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि सवाल पूछने वाले रिपोर्टर के साथ क्या कुछ किया उन्होंने, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। हाँ, बीजेपी से भी इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं समीर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि जो है इस तरीके कहा जाए कि बड़े नेता जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये भी समझ में आ सकता है कि इतने बड़े मसले पर अब अंदर से भी आवाजें लगी हैं। चूंकि कल जिस तरीके से फोकट के सवाल और घंटा कह दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, उसको लेकर फिर ये मामला बीजेपी के खिलाफ और ज़्यादा बन गया। तो अब ये चाहे आप समझिए कि बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, या ये कि जनता का दबाव साफ देखने को मिल रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा इतना सीनियर मंत्री जो है वो 12 लोगों की जान चली गया, उस पर कह दे फोकट का सवाल कर रहा है और घंटा हो गया, उस तरीके कह दे। मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही हैं। मोदी जी से एक समय में बहुत बड़ी नेता थी, राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत उनका योगदान रहा है। उमा भारती, उन्होंने इसको लेकर समीर जी बहुत सख्त टिप्पणी की है उमा भारती ने। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अभी थोड़ी देर पहले ही जो है एक लिखा है, ये भी आप कह सकते हो, उनका कहना साफ तौर पर उनको दिखाते हैं। एक बार इस वीडियो को भी देखा जाए जो स्क्रीन पर चल रहा है, जो कैलाश विजयवर्गीय कितने संवेदनहीन दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरह से उनका जो एक व्यवहार है सवाल पूछे जाने पर, इसको क्या कहा जाएगा। हालांकि उसको लेकर वो जबरदस्त ट्रोल हुए हैं और अब सीधे सीधे उनकी अपनी पार्टी के भीतर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बहरहाल ये देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से उन्होंने, जब इस पर सवाल पूछा गया, उनका जवाब क्या था, जवाब देने का तरीका क्या था, वो देखते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अमलेंदु जी, ये सवाल वो जवाब क्या दे रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। जनता मर रही है वहां पर, गंदा पानी, आप लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते हैं, उसको पीने से लोग मर रहे हैं। ये स्थितियां तो एक बहुत जो वैसे देश हैं वहां भी नहीं होती होगी कि लोग पानी पीकर मर रहे हो, और आप जवाब दे रहे हैं कि ये फोकट का सवाल है और रिपोर्टर्स को किस तरीके से धमकाया जा रहा है। उन्हीं के समर्थक, हाँ बिल्कुल उन्हीं के समर्थक रिपोर्टर्स को धमका रहे हैं समीर जी। और
ये समर्थक जो धमका रहे हैं, ये खुद बीजेपी के पार्षद बताए जा रहे हैं, कमल वाघेला, वहीं के भगीरथपुरा के। और इनका भी बयान जो मीडिया में तैर रहा है, ये कह रहे हैं कि 3 साल से कह रहे थे कि भाई ये दिक्कतें और किसी ने सुना नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के बहुत नजदीकी हैं, और अगर 3 साल से सिस्टम नहीं सुन रहा तो कैसी सरकार चल रही है, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, चारों तरफ उन्हीं की सरकार है, जितने इंजन सरकार में है वो सारे उन्हीं के अपने, सारे इंजन उन्हीं के पास में है। और ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं क्या? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन जो है ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विजयवर्गीय जो हैं वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, मोदी शाह ने नहीं बनने दिया, और पर्ची निकाल के डॉक्टर मोहन यादव को निकाल दिया। तो अब ये आपस में संघर्ष भी चल रहा है। तो अब ये कितना संघर्ष कहाँ तक है पता नहीं, क्या है ये मामला, इसके पीछे अस्थिति क्या है, लेकिन ये एक चीज़ तो समझ में आ रही है, और वो ये साफ समझ में आ रही है कि अगर ये सिस्टम की नाकामी है तो सिस्टम है किसका? सिस्टम बनाया हुआ मोदी जी का है, बीजेपी का है। तो मोदी जी का और बीजेपी का सिस्टम, अगर ये इनके आरोप सही हैं कमल वाघेला के, जो वहां के पार्षद हैं, कि 3 साल से शिकायत करते, इसका मतलब 3 साल से गंदा पानी आ रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि 3 साल से शिकायत कर रहे थे, इनकी बात ही सच मान ली जाए, जो कि मीडिया में इनकी बयान आया है, हमारे पास इनका बयान नहीं है कि मीडिया में बयान है। तो अगर ये 3 साल से ये शिकायत कर रहे थे और कोई नहीं सुन रहा था, तो ये किसकी कमी है? आप कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र से आते हैं, तो आपने कैलाश विजयवर्गीय से नहीं कहा, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में गड़बड़ियां हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कुछ काम कर रही थी क्या? कि वहां के अधिकारियों को निर्देश था कि कैलाश विजयवर्गीय मत सुनो, और ये घंटा घंटा करते रह जाए, इनका घंटा बज जाए। तो क्या ये ऊपर से षड्यंत्र कुछ चल रहे थे? हमें नहीं मालूम ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन चूंकि कमल वाघेला जिस तरीके से कह रहे हैं कि 3 साल से शिकायत कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था, तो ये षड्यंत्र की तब भी छड़ा करता है। बहरहाल, अगर ये षड्यंत्र हो या नहीं हो, लापरवाही, घोर लापरवाही और अमानुषिक लापरवाही और क्रूरता जिसे कहा जा सकता है, वो तो निश्चित तौर पर समझिए, बाकी षड्यंत्र का हमको नहीं पता। जी बिल्कुल, और संवेदनहीनता मंत्री की, जो कैलाश विजयवर्गीय की संवेदनहीनता है और जो उनका तरीका है, वो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। बहरहाल, देखते हैं उमा भारती क्या लिख रही हैं। ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया है, और मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की, बहुत सीनियर लीडर हैं। लिख रही है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी, जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पंडित जनों से माफी मांगनी होगी, माफ कीजिएगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। अब यह क्या देते हैं? घोषणा की थी अमलेंदु जी वहां पर सरकार ने कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी भी लगातार बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को कहा था कि सरकार ने कि मुफ्त इलाज होगा। वही सवाल ये रिपोर्टर पूछ रहे हैं, और उसी पे उन्होंने कहा कि ये कौन सा फोकट का सवाल है। हाँ, मतलब ये फोकट का सवाल बता दिया। और जो कह रही हैं उमा भारती समीर जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में जो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि एक तो पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी, इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पाप बता रही हैं, घोर प्रायश्चित करना होगा। और आखिर में कह रही हैं कि यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है बीजेपी फॉर इंडिया को, यानी जो जेपी नड्डा साहब की बीजेपी है, मोदी जी की बीजेपी है, उसको भी टैग किया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी को टैग किया है, सीएम मध्य प्रदेश को टैग किया है, और खुद व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को टैग किया है। तो ये बात उन तक पहुंची होगी। तो अब देखना ये है कि ये मोहन यादव जी की जो परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में मोहन यादव जी कितने तरीके से पास होते हैं, क्या करते हैं इस परीक्षा की घड़ी में। और उमा भारती जो कह रही है इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, तो इस पाप का घोर प्रायश्चित क्या करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। और अमलेदु जी, अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार गंगा और यमुना के पानी को भी पीने लायक बता देती है, और कोई पानी अगर पी ले तो बीमार पड़ जाए, और यही स्थितियां आएंगी। तो ये क्या कुछ करते हैं, सुनते हैं हम लोग अखिलेश यादव को भी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है, और सरकार के भीतर जो उठापटक चल रही है वो भी इस घटना के बाद साफ दिखाई पड़ रही है। अब सीधे सीधे घेर रही हैं, अब चाहे अपनी ही सरकार को उमा भारती, और इस मुद्दे, और किस तरीके से ये घोर पाप है, इतने कठोर शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो वहां सरकार के भीतर जो कुछ उठापटक चल रही हो अपनी जगह है, लेकिन उसकी कीमत आम लोगों को, गरीबों को क्यों चुकानी पड़े, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल जब पूछा जा रहा है तो मंत्री
किस तरीके से नाराज हो रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे। तो ये दोस्त इंदौर वो शहर है कि वहाँ उसको जो नगर निगम है उसको अवार्ड मिल चुके हैं कई बार कि सबसे साफ शहर है, और वहाँ किस तरीके से एक ऊपरी दिखावा है और अंदर अंदर क्या कुछ है वो हकीकत सामने आ गई है और ज़बरदस्त उस मुद्दे पर सरकार गिरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। यही सवालों कह रहे हैं और ये बातें भी आ रही हैं कि ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, वहाँ पहले से वहाँ इस तरह की शिकायतें थी और पिछले कई दिनों से दूषित पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे थे, तब भी संज्ञान नहीं लिया गया। जब लोगों की जान जाने लगी तब कहीं जाकर संज्ञान लिया गया। सुन लेते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें, गालीबाज जो गाली देते हैं। तो मंत्री का इस्तीफा, अब मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? इतने वरिष्ठ मंत्री हैं और एक समय में वही सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन जो घटना हुई है ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार तो कोई न कोई है। इस्तीफा दे ना दे, इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पर दिया जाता है। नैतिकता कितनी है वो दिखा दी उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने। हाँ बिल्कुल, नैतिकता दिखा दी कैलाश विजयवर्गीय ने। कितनी नैतिकता है समीर जी, और ये नैतिकता जो है ये तो सामने आ गई। अब नैतिकता के आधार पे इस्तीफे वैसे भी नहीं होते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा क्यों दे दें भाई? अगर नैतिकता के आधार पे इस्तीफे होते तो जाने किस किस के इस्तीफे हो गए होते।
पहलगाम पे तमाम इस्तीफे हो गए होते, लेकिन हुआ किसी का इस्तीफा क्या? नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय कहेंगे भाई अमित शाह नहीं क्यों नहीं दे रहे, अमित शाह क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये है। लेकिन समीर जी, इंदौर में पानी की व्यवस्था क्या है, इसको लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस जो है, मतलब यूथ कांग्रेस का संगठन है, उसने एक वीडियो जारी किया है समीर जी, और एक ट्वीट किया है। उसको हम वीडियो भी देखेंगे, ट्वीट भी देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे हम। और उसमें जो क्या लिख रहा है, पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, इसमें जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस का कि इंदौर जिस शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहां लोगों को पीने के लिए ऐसा पानी मिल रहा है जो पीने लायक ही नहीं। ये प्रशासनिक नाकामी नहीं, ये जनता की जान से सीधा खेल है। देख लेते हैं इस वीडियो में कैसे किस तरह से वहां पानी मुहैया कराया जा रहा है। इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। तो ये पानी पीने योग्य नहीं है जिस टैंकर का, वही टैंकर से पानी निकाल के भरा जा रहा है। हाँ, उसी टैंकर से निकाल के पानी भरा जा रहा है। उस पर साफ लिखा है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन उससे पानी भरा जा रहा है। तो समीर जी, असल में है क्या मामला? मामला ये है कि जिम्मेदारी जो है सरकार की कोई नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है। मोदी जी भी ब्लॉग लिखते हैं तो बताते हैं जनता अपने दायित्वों का निर्वाह करे, जनता अपने अधिकार की बात नहीं करे, सरकार जो है वो अपने किसी भी दायित्व का निर्वाह नहीं करेगी। तो ये दायित्व विहीन सरकार जो है, ये बहुत अच्छी मौज आ रही है डबल ट्रिपल इंजन सरकारों में, कि सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है और मंत्री कह देगा फोकट के सवाल में घंटा। ये है। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी नहीं है और उसको किस तरीके सवाल पूछे जाने पर जवाब क्या देंगे, जवाब देने का जो तरीका होता है बिल्कुल सीधे सीधे कहा जाए तो वो गुंडागर्दी जैसा। और वहां गुंडागर्दी कर ही रहे हैं रिपोर्टर के साथ मंत्री के अपने लोग, मंत्री खुद भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर संजय राउत ने टिप्पणी की और ये कहा, बीजेपी के सभी नेताओं के लिए ये बात कही है कि बीजेपी कैसी पार्टी है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन इंदौर की घटना को लेकर बीएसपी की नेता मायावती ने भी ट्वीट किया है और लिख रही हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत तथा अन्य लोगों के बीमार हो जाने की अति दुखद एवं चौंकाने वाली खबर काफी चर्चा में है तथा ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी और उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी है। लंबा ट्वीट है और बाद में लिखती है कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी इसमें घेरा है और कहा है कि केंद्र सरकार को भी इसका उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना होने पाए। तो ये इस दूषित पानी यानी सरकार की जिम्मेदारी, वो साफ पानी साफ हवा तक नहीं दे पा रही है। कितनी एक हैरान करने वाली बात है अमलेंदु जी। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीने से लोग स्वच्छ हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। बिल्कुल, स्वच्छ हवा में क्या, स्वस्थ में तो कभी नहीं ले पाते, जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है वो। और जहरीली ऐसी वैसी नहीं समीर जी, भयंकर जहरीली। मतलब दिल्ली तो गैस चैम्बर बना दिया है इस सरकार ने जी, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे डाल दे, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल दे, और बाकी बचे तो हरियाणा पे डाल दो, पंजाब पे डाल दो, मध्य प्रदेश पे डाल दो, उत्तर प्रदेश पे भी डाल दो। और सरकार लेकिन एक आध छोड़ के सब तो वही उन्हीं अपनी पार्टी की। हाँ, लेकिन बॉल इधर से उधर फेंकते रहो। जी हाँ, बॉल इधर से उधर, बस बॉल इधर से उधर फेंकते रहो, जिम्मेदारी किसी की नहीं हो, ये साफ तौर पर। बिल्कुल, इसको लेकर सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, किस तरह से तंज कस रहे हैं संजय राउत। सुनते हैं उनको। कहा उन्होंने महाराष्ट्र के संदर्भ में है, लेकिन वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिशियल एक गुंडा पार्टी बन गए। उनके जो साथी अजित पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है, उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है, और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना को या मराठी मानुस को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रही है, उसमें उनकी हार है। तो गुंडों की पार्टी है। अब गुंडों की पार्टी है नहीं, लेकिन गुंडों और अपराधियों को बचाने का काम बीजेपी की सरकारें, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और उस तरह के अपराधी किस्म के लोग पार्टी में हैं और उन्होंने जिस तरह से काम किए और उनको सरकारें कैसे बचा रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर का मामला हो और चाहे ताज़ा तरीन उत्तराखंड में
अंकिता भंडारी का मामला हो, अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, चाहे अंकिता भंडारी का मसला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मसला हो, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी जो उसके लोग हैं और भले ही यौन अपराधी हों, उनके समर्थन में खुलकर दिखाई पड़ती है। और अब तो इतना खुलकर दिखाई पड़ती है कि उन यौन अपराधियों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंच जाती है जी। सुप्रीम कोर्ट पर और जनता मंतर पर प्रदर्शन करने उसके लोग पहुंच जाते हैं उनके समर्थन में। तो इतना आगे तक बढ़ चुके हैं, आप ये देखिए, मतलब कि कितना, मतलब कोई भय रहा ही नहीं। और एक महिला ने तो यहाँ तक टिप्पणी कर दी थी जब पहलवानों वाला मसला हो रहा था कि भाई हम मतलब उनको तब क्यों देखेगा जी, मतलब इतने सुंदर सुंदर लोग जब, तो इस तरीके की टिप्पणियां जब आने लग जाएं समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि कितनी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो ये गिरावट का प्रदर्शन जो है बार बार होता रहता है जी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें किस तरह से दिखा रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी कैसे आपराधिक किस्म के लोगों का समर्थन कर रही है और कैसे उनको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी अमलेंदु जी, जिनका हम लोग पार्षद का जिक्र कर रहे थे इंदौर के, उनका बयान भी आया है और जो ये कह रहे थे कि पिछले 3 साल से शिकायतें की जा रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हालांकि रिपोर्टर को जब धमका रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, तो वो उससे ज्यादा आगे थे वो धमकाने में। लेकिन खैर सुन लेते हैं पहले वो कह क्या रहे हैं। पानी से मौत और बीमार हुए उसके बाद, एक तो जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद हम लगातार नर्मदा का भी सप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 5 बजे से कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है इसको बॉईल करके पिए। वो लगातार लोग उपयोग कर भी रहे हैं, उसके बाद कम भी हुआ। साथ साथ ऐसा लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, भय भी रहा कि नर्मदा से के पानी से कहीं न कहीं उनको संकोच हो रहा था। तो हमने दूसरी टंकी से 50 टैंकर बुला के जगह जगह हम सप्लाई करवा रहे हैं, उसके माध्यम से जनता की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी आज सुखद है कि मरीज भी कम है, डेथ भी नहीं हुई, भगवान की कृपा भी है। और हमारे लगातार स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रही, सैंपल ले रही। लोगों को अब भी भरोसा नहीं है, लोग अभी भी बाजार से खरीद के निश्चित रूप से अभी समय लगेगा इसमें। मुझे लगता है कि भरोसा लौटते लौटते, क्योंकि श्योर नहीं अभी भी कि किस कारण से हुआ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से ड्रेनेज लाइन है, किस तरह से नर्मदा की पाइपलाइन है। एक पत्र भी आपका वायरल हो रहा है। मेरा पत्र है, मैंने शिकायत करी थी और मुझे 3 साल पहले यहाँ पर जब मैं पार्षद चुना गया तो चुनाव में विषय था हमारा मुख्य रूप से कि हम जीतेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदलेंगे, क्योंकि उस समय जगह जगह ड्रेनेज की लाइन, नर्मदा की लाइन टूटी फूटी थी। और वही पत्र मैंने 3 साल पहले भी दिया था। और क्या मांग करी थी आपने? मैंने मांग करी थी शुरू से ही कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाए, सड़कें, नर्मदा की लाइन बदल जाए, ड्रेनेज लाइन बदल जाए। और महापौर जी के सहयोग से और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की सहयोग के कारण से 60% क्षेत्रों में हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर 100% बदल दिया। लाइनें जो पहले की डली थी, दुर्भाग्य मुझे कहते हैं, वो बहुत शर्म आ रही है कि जहां खड़े हैं वहीं पास में ड्रेनेज की लाइन ऊपर है और नर्मदा की लाइन नीचे है, और पूरी ड्रेनेज की लाइन सड़ गई यहाँ पे, नर्मदा की लाइन। और इसी को हम बदल रहे हैं, जहां हमने 30 स्थानों पर डाली। ये ले लीजिए। तो ये क्या कुछ कह रहे हैं खुद ही। और अमलेंदु जी, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अभी शहरी विकास मंत्री हैं, लंबे समय तक इंदौर के मेयर भी रहे हैं। इसका मतलब ये सभासद जी जो कुछ कह रहे हैं वो कैलाश विजयवर्गीय की ही पोल खोल रहे हैं कि क्या किया उन्होंने इतने दिन में। हाँ, ये भी पोल खोल रहे हैं, समर्थक उनके हैं। तो हो सकता है कि आपस का भी कुछ मसला हो, तो ये कहा नहीं जा सकता समीर जी। लेकिन ये जिस तरीके से बोल रहे हैं ये साफ तौर पर बता रहा है कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और सिस्टम जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। अब सिस्टम के अंदर क्या गड़बड़ी है, पीएमओ के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो देखने वाली चीज़ है। लेकिन सिस्टम में काफ़ी कुछ झोल है, इतना तो समीर जी समझ में आ ही रहा है साफ तौर पर। योगिता भयाना जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कल पहुंची हैं उत्तराखंड और वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो भी हम लोग सुनेंगे। और इसको लेकर काफ़ी सवाल जो है वहाँ अंकिता भंडारी वाले मसले को लेकर भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो जो महिला जिसने जो वीडियो
कोई जारी किया था वो शायद गायब बताई जा रही है। उसके घर पे शायद नोटिस चस्पा कर दिए गए, इस बारे में पक्की खबर नहीं है, लेकिन क्या है जब पूरी खबर आएगी तो वो भी हम लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, वहाँ नोटिस चस्पा किया गया है और वो एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश में है, लेकिन उनके बारे में जो है जानकारी नहीं मिल रही है, ऐसा उनके समर्थकों का, उनके जो जानकार लोग हैं उनका कहना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस तरह के बयान आ रहे हैं, कई लोग वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उससे संबंधित अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसको हटाने का, डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल यह मामला बहुत गंभीर हो गया है और बीजेपी सरकार पर, वहां जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, आरोप लग रहे हैं कि कैसे बीजेपी के बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। सुनते हैं योगिता भयाना को, जो कल वहां गई उत्तराखंड में, और लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। शाम को वहां डेली कैंडल मार्च हो रहा है, उसी में योगिता भयाना भी पहुंची हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं उनको। सीबीआई जांच, मैंने जैसा बोला, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम, जैसा जैसे आप देख रहे हैं आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और डेफिनेटली आप देखेंगे आगे आने वाले समय अगर धामी का इस्तीफा भी हमें चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। उन्होंने इस बेटी को बहुत बुरी तरह से फेल किया। अगर कोई भी सरकार होती यहाँ पर, सपोज कोई और सरकार होती और ऐसा ही वाकया हुआ होता, तब भी मैं यहाँ बैठ के यही बोल रही होती कि अगर मुख्यमंत्री जो हमारा घर का, एक कहते हैं ना, घर का पिता होता है, अगर वो बेटी को नहीं बचा पा रहा है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रादर देन इस्तीफा, वो तो उल्टा क्राइम में सम्मिलित दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, रक्षक ही भक्षक यहाँ पर बन के घूम रहे हैं। इसलिए हमारी उत्तराखंड की बेटियों की बात है, और जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हुए, न जाने वो कितनी सारी बेटियां हैं, पर तो दो तो हमारे सामने ही हैं। और मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्ची के साथ बर्ताव हुआ, उसे मार दिया गया। तो तब मैं देहरादून में ही थी और तब भी हमने इसको काफी उठाया, और काफी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफी बढ़ चढ़कर हमने इसको मद्देनजर रखा, हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी भरी सरकारें हैं, ताकि वो इस पे थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी को मिले, उसके विपरीत उन्होंने काम किया। और उन्होंने जिस तरह से, उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं, और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर है, और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है, और अब तो बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गया है जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है। उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोजर चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर रेनू, तो ये वहां पर किस तरीके से वहां बचाने की कोशिश हो रही है, और सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि इसका मतलब वो भी इस मामले में कहीं न कहीं संलिप्त है, क्योंकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। 4 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास घेरने की तैयारी हो रही है। हाँ, 4 जनवरी को मुख्यमंत्री का आवास घेरने की तैयारी हो रही है समीर जी। और आज जो है ये पत्रकार वार्ता वहाँ एक बुलाई गई है 2 जनवरी को 12:30 बजे प्रेस क्लब देहरादून में। वो पोस्टर भी हम लोग दिखा सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे कूच होगा 4 जनवरी 2026। उस पर लिखा हुआ है, देहरादून चलो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। और एक स्वाति नेगी है, उन्होंने ये पत्रकार वार्ता के लिए जो है कमला पंत उत्तराखंड महिला मंच की तरफ से इसको जारी किया है। तो इसको इन्होंने किया, इसको मतलब आइए और करें, और उस पर दिया है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यह बराबर ये पूरा है। समीर जी, आप बता भी सकते हैं अंकिता को न्याय दिलाने। जी बिल्कुल, तो ये वहाँ 4 जनवरी को एक
देहरादून चलो यानी मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी हो रही है, आज प्रेस वार्ता है, तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इसको लेकर होने जा रहा है और लगातार वहां पर कैंडल मार्च हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। लेकिन वहां सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कैसे बचा रही है लोगों को। और कांग्रेस की नेता है वहां पर सुजाता पॉल, उनको भी सुनते हैं क्या कह रही हैं और किस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रही हैं उन लोगों को बचाने का जो इस मामले में इस हत्याकांड में शामिल है। सुन लेते हैं सुजाता पॉल को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे सवाल है, ये जो एसआईटी बनाई गई है उर्मिला राठौर से पूछताछ करने के लिए, इसका मकसद क्या है? सवाल जो पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आपने अवरोध पैदा किया था अंकिता भंडारी के न्याय के मामले में, जब आपके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया था कि आपने बुलडोजर चलाया, जब आपके भाड़े के टट्टू निर्दलीय विधायक ने इसी बात को आपसे कहा था एक ट्वीट के माध्यम से, और साथ में गट्टू बट्टू की सरकार जरूर चल रही है मगर गट्टू को बचाने की कोशिश अब क्यों करी जा रही है, सवाल ये उठता है। ये जो एसआईटी बनाई है उर्मिला सनावर से पूछताछ करने के लिए, इस पर आते हैं। क्या उर्मिला सनावर से पूछताछ करना जरूरी है या दुष्यंत गौतम को बुलाना, जिसको गट्टू कहा जा रहा है, जिसका नाम आया है? मगर आज आपसे पूछना है कि इस एसआईटी का मकसद क्या है। मुझे पता है कि सुरेश राठौर के घर पे नोटिस चस्पा किया गया और उर्मिला सनावर के घर पर, लेकिन मामले कौन से हैं जिसमें पूछताछ करी जा रही है? क्या कोई एसआईटी की जांच हो रही है उस ऑडियो को लेकर जो उर्मिला सनावर के पास है, या दूसरे मुकदमों के बहाने से आप उन ऑडियो तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ऑडियो आपके पास आएगा और उसका सत्यानाश हो जाएगा और बात खत्म। तो सवाल उठता है कि एसआईटी किस लिए? तो लोगों को भी जानना है, आप भी बता दीजिए। जो पुराने मामले सुरेश राठौर और उनकी बेटी दीपिका राठौर वगैरह के द्वारा किए गए उर्मिला राठौर के ऊपर, जिन मामलों में वो पेश नहीं हुई, क्या ये उन मामलों में कार्रवाई करने के लिए करी जा रही है? क्या बहाने से उन मामलों में जो आईटी एक्ट के तहत हैं या डेफेमेशन के दायरे में आते होंगे, उनमें इनको पकड़कर इनको डराने धमकाने की कोशिश है? सवाल ये उठता है कि एक कोई केस तो सहारनपुर में भी रजिस्टर हुआ था डकैती का, जो उर्मिला सनावर के घर में बताया जा रहा है हुई थी। तो अब क्या ये जरूरी नहीं कि पुलिस आके जनता को बताए कि इस एसआईटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या अंकिता भंडारी के केस में तथ्यों को जुटाने का है? अगर ऐसा है तो गट्टू को क्या अब तक कोई नोटिस भेजा गया, यानी कि दुष्यंत गौतम जी को? वो आप बता नहीं रहे हैं और आप मामले को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ज्यादा होशियारी काम नहीं आती। जनता को इतना भी बेवकूफ ना समझो कि वो सवाल नहीं पूछेगी। इस वक्त उर्मिला राठौर गायब है। उर्मिला राठौर कहाँ है क्या आपको तो पता नहीं, लेकिन गट्टू कहाँ है ये तो पता है। तो कम से कम ये बताइए कि गट्टू से पूछताछ कब होगी, अगर सचमुच में अंकिता भंडारी वाले मामले में एसआईटी बनाई गई है और उर्मिला राठौर के पुराने केसेस को लेकर ये नहीं बनी। तो ये सीधे तौर पर सवाल पूछ रही हैं सरकार से, और वहाँ ये भी बहुत गंभीर मसला है अमलेंदु जी कि जिसने आप ये इस मामले का खुलासा किया, आप उसको ढूंढ रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगे हुए हैं, पहले भी लगे थे, ऐसा नहीं था। एक बड़े नेता की बात आ रही है, देखिए उस मामले को कैसे दबा दिया गया। 3 लोगों को सजा मिली, उसमें अदालत में मामला पहुंचा, लेकिन बड़े लोगों को तब भी कैसे बचाया गया। और अब तो सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। वही कह रही है सुजाता पॉल कि आप उनको बुलाकर एसआईटी नहीं पूछ पा रही है। और बीजेपी के भीतर अब कैसे हंगामा मचा हुआ है कि वहां इस्तीफों की झड़ी लग गई है, कई इस्तीफे वहां पर होने लगे हैं। और बीजेपी की विजया बड़थवाल वहां की बड़ी नेता हैं, कई बार की विधायक हैं, मंत्री रह चुकी हैं। लंबा चौड़ा पत्र उन्होंने लिखा है और कहा है कि पार्टी की बदनामी हो रही है, इसमें सीबीआई जांच इसकी कराई जाए। हाँ बिल्कुल, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, ये उन्होंने मांग की। और इसी तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के मंत्री हैं ऋषिकेश के,
अंकित बहुखंडी, उन्होंने इसको लेकर जो है पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। तो उन्होंने भी त्यागपत्र दिया, तो वहाँ बीजेपी के अंदर ही अब इस तरीके से झड़ी लग रही है इस्तीफों की। लेकिन ये कार्यकर्ता इस्तीफा देते रहते हैं, लेकिन चूंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी बता चुके हैं कि ये एनडीए है, यूपीए नहीं है, तो इसलिए यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो किसी का भी इस्तीफा इसमें नहीं होगा, तो लोगों को इस्तीफे की मांग नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों के नहीं होंगे, बाकी पार्टी के लोग छोड़ना चाहे पार्टी छोड़ते रहे। अब कल भगत राम कोठारी ने छोड़ दी, पूर्व मंत्री रह चुके, छोड़ दिए। और कई नेताओं की बातें हो रही हैं, कई महिला नेताओं की चर्चाएं हैं कि वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। हाँ, तो वो देते ना इस्तीफा, लेकिन जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है वो नहीं देंगे जी। और यही बात वो जो उर्मिला सनावर ने उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उसमें, तो उसमें जो उनके पतिदेव हैं वो कहते हुए यही सुने जा रहे हैं कि पार्टी जो है वो बचा लेती है ऐसे लोगों को और बाद में धीमे से पद से हटा देती है, ये कहते सुने जा रहे हैं। हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो वायरल हो रहा है उसमें यही कहते हुए सुना जा रहा है। सवाल ये कि अगर ये वायरल है तो इस पर जो सुजाता पॉल पूछ रही हैं कि भाई उसको बाद में ढूंढ लेना, जिसका उसमें नाम आया उससे बुला के तो पूछताछ कर लो, लेकिन वो पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ समीर जी, उत्तराखंड में एक और घटना हुई और हरियाणा में भी इस तरह की घटना हुई। जो कश्मीर से आते हैं लोग शॉल वगैरह बेचने के लिए, उनके ऊपर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में घटना हुई थी, वो सूखा मेवा जो बेचते हैं वो थे, उनका तो सड़क पर सब फेंक दिया गया, उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया। इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में हिटलर का शासन लाना चाहते हैं, लेकिन हिटलर को भी अपनी खुद जान लेनी पड़ी थी, ऐसे लोगों को भी हश्र उनका वही होगा। हम लोग सुन सकते हैं क्या है, और उसके बाद फिर वहाँ के जो उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं उनकी बाइट है वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में? आप देखिए उधर एंजल चकमा को किस तरह से मारा गया, वो पूरा उत्तर पूर्व जो है उबल रहा है, वहाँ के छात्र जो है तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर यहाँ कश्मीरी लोगों के साथ हो रहा है, उधर वहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से हो रहा है, महिलाओं पर अपराध और बीजेपी के नेताओं को बचाया जा रहा है। इतने मोर्चों पर सरकार गिरी हुई है, लेकिन किरण रिजिजू कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है कानून व्यवस्था का मामला नहीं। हाँ, किरण रिजिजू कहते हैं कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, लेकिन इसको बहुत क्या कलंक बताते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कलंक जो है कानून व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कानून व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए कानून का नहीं आता। संदेश खाली होता, अभी देखिए बीजेपी कैसे कूद रही होती। जी हाँ, बिल्कुल। संदेश खाली के नाम पे कैसे कूद रही थी बीजेपी। अब किसी लॉकेट चटर्जी, किसी क्या डोला सेन गांगुली, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। वो रेखा शर्मा बहुत बोलती थी, उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है अंकिता भंडारी के मसले को लेकर, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा इस तरह की घटनाओं को लेकर। बिल्कुल। और क्या सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला इस जो पूरे मामले में कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है उत्तराखंड में उसे लेकर। ये हमारी किस्मत है, कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, वो हिटलर की उन चीज़ों में चल रहे हैं, चाहते हैं कि हिटलर का निज़ाम यहाँ पे शुरू हो। हिटलर गायब हो गया, खुद अपने आप को गोली मार दी, इंशाल्लाह वहाँ नाज़ीज़म ख़त्म हो गया। यहाँ भी आएगा वक्त जब ये जो कट्टरपंथी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, पहले से ट्रांसलेटेड है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप बहुत यंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी साल से कश्मीरी में ट्रांसलेट हुआ है। तो ये किस तरीके से उसको उस घटना की निंदा कर रहे हैं, और कई जगह हुआ है ऐसा जो बताया भी अमलेंदु जी ने अभी कि जगह जगह कश्मीरी लोगों के साथ कि ये अभद्रता की घटनाएं होती रहती हैं। उधर उत्तराखंड में ये कश्मीरी लोगों के साथ हो रहा है, उत्तर पूर्व के लोगों के साथ हो रहा है, और अंकिता भंडारी को लेकर वहाँ सवाल बीजेपी के नेताओं पर उठ रहे हैं, सरकार पर उठ रहे हैं, क्या कुछ कर रही है सरकार। लेकिन कश्मीरी लोगों की घटना पर जो फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे उस पर ऊधम सिंह नगर के एसपी का बयान आया है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और इन सारे मोर्चों पर घिरी उत्तराखंड सरकार, लेकिन फिर बात वही कि वहाँ इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो या उत्तर पूर्व के या कश्मीर के लोगों का, इस पर बीजेपी के लोगों के बयान नहीं आ रहे हैं। और जिनके आ भी रहे हैं स्थानीय स्तर पर, जिनको लग रहा है कि ये
गलत हो रहा है, पार्टी के लोग गलत कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब वो अंदर अपने पार्टी के भीतर आवाज उठा रहे होंगे, लेकिन उनसे कहा जा रहा होगा कि आपका मन हो तो पार्टी में रहिए, नहीं आप पार्टी छोड़ दीजिए। हाँ, पार्टी छोड़ दीजिए। और आपको याद होगा सभी जी, कल हम लोगों ने मनोज झा की, प्रोफेसर मनोज झा जो है उनकी एक बाइट सुनवाई थी, और उसमें मनोज झा जो थे वो साफ तौर पर कहते हुए सुने गए कि भाई ये भागवत जी जो हैं, ये भागवत जी ने एंजल चकमा जो है उसकी पे तो कोई बयान नहीं दिया। जी हाँ, तो इस पे क्यों नहीं बोलते हो? बाकी ज्ञान जो है सब जगह दे रहे हैं कि भाषा पे होना चाहिए और किस पे क्या होना चाहिए। तो भाई इन मसलों पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको जहां बोलना चाहिए वहां क्यों नहीं बोलते हैं? तो आपसे शिक्षा कौन लेता है? आपसे शिक्षा बीजेपी लेती है। तो बीजेपी को आपने शिक्षा क्यों नहीं दी? ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उधम सिंह नगर के जो एसपी हैं मणिकांत मिश्रा। वो उन्होंने कश्मीरी लोगों पर जो घटना हुई है उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी संज्ञान में आया है कि वीडियो हटाए जाने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे पुनः विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनपद में व्यापार कर रहे सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है और इस संबंध में आवश्यक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। तो ये बयान आया उनका अमलेंदु जी, और पूरा बयान उस पर केंद्रित है कि सोशल मीडिया पर उस घटना के वीडियो न प्रसारें। आप घटना नहीं रोकेंगे, सोशल मीडिया पर अगर वो लोग उसको अपलोड कर रहे हैं तो आप उसको रोकेंगे। ये गजब का है, मतलब आप खबर को बाहर नहीं जाने देंगे। शूट द मैसेंजर जो, हाँ ये शूट द मैसेंजर, मतलब जो लोग उसकी बात करें। अच्छा, ये इस पर तो समझिए ताज्जुब की बात है, अदालतों से भी आदेश आने लग जाते हैं। मतलब वो जो जुबैर का मामला है, उसने वो यतीम नरसिंहानंद का जो वीडियो शेयर किया था कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, उस पर हाईकोर्ट कह रहा है कि आप इसको मतलब डाउन कीजिए। तो यानी और उसी का जो असर है, अब आप देखिए कि यतीम नरसिंहानंद और वो मिलकर वहां पर जगह जगह घरों में हथियार और तलवार बांट रहे हैं और बाकायदा खुद ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, हाँ, लेकिन हथियार तो बच गए ना। गिरफ्तारी से क्या होता है? तो जो उनका मकसद था वो पूरा हुआ। तो इसलिए जो है वो उसको शेयर कर रहा है। किस मकसद से कर रहा है पता नहीं, किस मकसद से कौन शेयर कर रहा है। आप किस मकसद को रोकना चाहते हैं ये पता नहीं, लेकिन शूट द मैसेंजर मत कीजिए। जो है उसको आपने, अच्छा आपने तुरंत गिरफ्तार किया, वीडियो पहचान की, इस तरह की घटनाएं रुकें। हालांकि वो वादा कर रहे हैं एसएसपी साहब की ये इस तरह की घटनाएं हमने जो है रोकेंगे और दायित्व है पुलिस का इसका रोकना। तो जाहिर सी बात है कि दायित्व में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तब इस तरह की घटना घटी। जी, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं हैं कि आखिर सरकारें इतना एक कह लीजिए कि दुस्साहस क्यों कर रही हैं, जन भावनाओं का अनादर क्यों कर रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, उत्तराखंड का हो या फिर कोई और हो। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, उनको ये